मिसाल देना देखना चाहते हैं आप देख लीजिए। नुपुर शर्मा का FIR कटा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं। नवीन जनरल का FIR कटा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं। लेकिन मोहम्मद जुबैर को जो सच्ची रिपोर्ट है या नहीं बताने वाला है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए। उसका कोई क्या गुनाह है? एक रिपोर्ट है, वो भी आपके जैसे ही पत्रकार है, उसने ये मालूम किया कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, ये मालूम करने के ऊपर तो डाल दिया गया। उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नुपुर शर्मा नवीन जनरल के खिलाफ FIR है, उनको अरेस्ट नहीं किया। लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, मुरादाबाद में घर में नमाज पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जितने कवाड़ियाँ हमारे पास जो विठल जो रैलियाँ निकलती है कि अमरपुर की, उसी तरह नॉर्थ में कवाड़ियों की एक रैली निकलती है, आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं। पुलिस वाले और टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है उनके आराम देने के लिए पूरे स्टेट के अंदर। अब कितने क्लिपिंग्स ऐसे हैं कि पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं कवाड़ियों में, मरहम लगा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं। जब देश के अंदर एक रवैया ऐसा है और दूसरे तरफ नमाज पढ़ना भी जरूर हो जाता है, नमाज पढ़ना जरूर हो जाता है। नमाज घर में पढ़ नहीं सकते हैं। मुरादाबाद में कुछ लोगों ने घर में नमाज पढ़ी, FIR कटा, जेल में डाल दिया। नमाज पढ़ना क्या क्राइम हो गया है? लुलु मॉल कोई सरकारी जगह है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई अपनी इबादत करता है तो वो क्राइम कैसे हो गया, जबकि कोई कंप्लेन भी नहीं है उनके खिलाफ? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है, उसका जो है ये भुगतान है जो PFI भुगत रही है, ये डबल स्टैंडर्ड। ये कपल जो सिद्दीक कपल जो पत्रकार है, ये PFI से उसका जो रिलेशन बताते हैं, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए। वो क्या कवर करने गया था, कौन सी खबर लाने गया था? इस देश के अंदर जो जात पात की बुनियाद पर जो इंसानी जुल्म हो रहा है, जो रियासती जबर हो रहा है, उसकी तहकीक करने के लिए वो गया था। यूपी गवर्नमेंट ने दाद किया उठाकर उसको, 2 साल तक वो अंदर रहा है यूपी के तहत। और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, छोड़ दिया उसको। कपिल जो सिद्दीक कपन का ये छोड़ना जो है होम मिनिस्ट्री को शायद अच्छा नहीं लगा और उसका पूरा बदला PFI से किया जा रहा है। आप स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी है आप। लेकिन अगर आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही शहरियों के ऊपर तो कैसे हो? आप कुछ बताते भी नहीं। आप जाके कर पूछिए जिन लोगों का अरेस्ट किया है, अब तो अपने शहर की बात कर रहे हैं। 4 लोगों के बारे में हमने मालूम किया है कि भाई क्या है इसका जुर्म क्या है, कुछ नहीं है कि वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो ऊपर से ऑर्डर आ गया तो इसी तरह बगैर सबूत के, बगैर किसी आधार के भी आप अंदर डाल देंगे उठा उठाए, और 10-10 दिन की जो है PCR नहीं। क्या हो रहा है ये सब? और ये हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी हर एतबार से। और उसकी कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ। ये डबल स्टैंडर्ड जो है रवैया रखा गया है। ये भैया के मामले में रात के 3 बजे कोर्ट खुलकर जो है फांसी की सजा दी है, ये भैया के मामले में। और जिनको फांसी की सजा दी गई उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मानो केस में रेपिस्ट जितने थे उनको जो उम्र कैद हो गई थी जेल से निकालकर उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि दे आर द ब्राह्मण्स, वो संस्कारी लोग हैं। तो क्या संस्कारी ये होते हैं कि जो रेप करे, गैंग रेप करना संस्कार है? क्या बतलाना चाहते हैं आप? उनका फूलहार करने वाले कौन लोग थे? या हमारा स्टैंडर्ड क्या है, या हमारा समाज किधर जा रहा है, उसको आप तरफ देखिए तो सही। हम इस प्रेस मीट के हवाले से अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि PFI कोई मुजरिम नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका कोई फाइनल फैसला करे। हम उसको मुजरिम नहीं समझते हैं, अलबत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की धांधली इसको समझते हैं। और जितना भी ये एक्ट हुआ है इसको हम कंडम करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास कोई सबूत हो, वो अदालत में पेश करेगी, जो भी साबित होगा। जब तक उनको क्रिमिनल गवर्नमेंट की जो इदारा जो अदालत है उसको जब तक क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करती, हम उसको क्रिमिनल नहीं मानेंगे। हम उनको बेगुनाह समझेंगे और अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे।
कौन से 4 लोग औरंगाबाद में हैं, कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, क्या है इनके बारे में, क्या किया इन्होंने। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आई, उनके बैंक अकाउंट आए अखबार के सामने थे क्या? कोई अगर उन्होंने हवाले से लिया है तो बोला हवाले के पूरे नेटवर्क तो सब जानते हैं और सारी हुकूमत के नाक के नीचे नेटवर्क चल रहा है हवालों का। तो अगर हवाले के जरिए से पैसा आया तो वो बताएं, या अकाउंट में पैसा आया तो वो बताएं। सबूत तो कुछ है नहीं, हवा में बस एक है। जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने इंसाफ की बात करते हैं, अगर वो आपके खिलाफ जा रही है तो क्या वो क्रिमिनल हो जाएंगे वो? और इतना दमन करके दबा देंगे उनको। एक बड़ी तादाद में केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया यूपी तक आपने एक बड़ी 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो इससे क्या क्या बताना चाहते हैं? एक कॉमन एक खौफ, एक फियर, साइको फियर जो पैदा करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर कि तुम अगर बेकसूर भी हो तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। एक कॉमन आदमी वैसी हमारे पास तो पुलिस जो यंत्रणा है वो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रही है, जिनके बारे में जो फ्री हैंड दे दिया गया था कि बागियों को किस तरह से कुचला जा सकता है, कुचलो तो। आज भी वो आर्टिकल्स हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के ये 120 भी क्या है, ये गद्दारों के लिए लगने वाला है। कौन सी गद्दारी की है लोगों ने? कोई सबूत तो आए ना, कोई पुरावे तो आए कि कौन सी गद्दारी इन्होंने की है। क्या महामारी के बीच में ये PFI वालों ने जब कोई अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने दफनाया है लोगों। इन्होंने जो है जो शमशान घाट में मुर्दे पहुंचाए हैं इन्होंने, ये मुल्क से गद्दारी है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है कि महामारी के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो, ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कांधों पे मुर्दों को पहुंचाया है। जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे वहां बाढ़ से, बिहार के यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। आप इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको है? क्या आपके खिलाफ कह देना एंटी नेशनल है? आप गलत है तो आपको गलत न कहना भी, और गलत कहने के ऊपर ये सजा दी जाती है। तो इसमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बेकसूरों को सताओ मत। अगर अमन चाहते हो तो इंसाफ कायम करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो 24 में चले जाओ। अगर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है तो चले जाओ, लेकिन ये धांधली करेंगे तो मुल्क कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ तक पहुंचेगी मामला इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना समझ लीजिए, ये जो एक्ट किया जा रहा है इतनी धांधली के साथ, आखिर कोई पुरावे तो चाहिए ना। सिर्फ आपने कर दिया बस ठीक है सही हो जाएगा? अदालतों में तो साबित करना पड़ेगा ना। 20-20, 25-25 साल जेलों में रहने के बाद लोग छोड़ दिए जाते हैं, उनकी जवानियां सड़ जाती हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? 25 साल गुजार कर जेलों में आने के बाद कोई प्रूफ नहीं, कोई किसी के पास कोई पुरावा नहीं है, वो अपनी गुजार के आते हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? क्या वो पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? वो कंप्लेनर जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? अब ये PFI के जो लोग हैं ये अरेस्ट हो गए, UAPA लगाए, प्रोसेस कोर्ट का चलेगा जो भी होगा। ये कितने बरस अंदर रहेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारा तो मानना ये कि UAPA लगता ही नहीं है उनके ऊपर। ये वकील साहब बैठे में ये बताएंगे कि UAPA किस पर कहाँ कैसे लगता है। यहाँ कोई टेररिस्ट एक्ट क्या हुआ है? केरला के जो इंसिडेंट है उसको किसी पर थोप कर आप जो है टेररिस्ट कह दें, इससे थोड़ी आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या टेररिस्ट एक्ट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है हम आपके थ्रू गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और हम अपने गम, गुस्सा, अपना निषेध आपके थ्रू प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनलॉफुल हो रहा है, ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है। गवर्नमेंट जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है वो खुद लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब कर रही है। इससे इस बात का है एक साथ पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तहलका मचा रखा है। अब तक तो जो बातें आती थी वो सब अखबार में है, वो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन एक साथ ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये किसी का मुंह बंद कर दो, हाथ पैर बांध दो, पहले अरेस्ट कर दो और फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाओ तुम चोर है बोलकर, क्या जवाब देगा?
अगर मैं किसी को मुंह बांध दूँ, हाथ पैर बांध दूँ और एक कोने में फेंक के कहूँ कि तुम चोर है, ना उसको कहने की बात है, ना उसका मुंह बंद खुला हुआ है कि वो कह सके, ना अपने हाथ पैर चला के कुछ लिख सके। आप इस तरह करेंगे तो कैसे होगा? और कितने लोग हैं, एक जमाना 21 साल पहले सीबी को आपने बैन किया था, अब तक उसको प्रूव नहीं कर सके कि इलीगल है वो। 21 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठ गया है उसको। सीबी को 21 साल हो गए बैठ करके साबित नहीं कर सके कि इलीगल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को, उनकी पूरे ट्रस्ट को बैन कर दिया है। उमर गौतम को बैन किया है, मौलाना करीम सिद्दीकी को जो बैन कर दिया है अल्लाह के तहत, और इस तरह ये पीएफआई को कर रहे हैं। ये अनडिक्लेयर्ड बैन है, अब इसका निषेध करते हैं और ये पूरे जोर से प्रोटेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जितने भी इलीगल जो एक्ट आप कर रहे हैं इसे रुके। ये धड़ाधड़ 120B वगैरह जो लगाई जा रही है, इससे जो थमे आप लोग, या तो पहले साबित करें कि ये लोग गद्दार हैं, उसके बाद ये लगाइए। लगाया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, हाथ पैर बांध दिया जाता है, फिर कहते हो कि तुम जो है डकैत और चोर हो। कैसे जवाब देगा जाएगा? इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये चार्जेस जो है विड्रॉ किए जाए, यूएपीए जो है उसे हटाया जाए और उनको फौरी छोड़ा जाए। कम से कम अपने शहर के लोगों के बारे में कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, एक सारी जमातों का एक विभाग है, उसकी एक मेंबर पीएफआई भी है। ऐसे हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो दमनशाही अख्तियार की गई है इससे रुके और इनको बगैर किसी शर्त के छोड़ दें। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, ये गिरफ्तारियों को रद्द किया जाए, आर्टिकल विड्रॉ हो और फुल फैज उनको छोड़ दिया जाए और उनका रेस्पेक्ट करें भाई। ये समाज के जो है नगीने ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की। कौन था महामारी के अंदर लाशों को उठाने वाला और कौन था खाना खिलाने वाला? हम जानते हैं इनको। ये रात दिन अपना एक करके लोगों की खिदमत करते रहे। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना कोई कम्युनिटी देखा, इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की। आज ये एंटीना के लोग और बड़ी तादाद में उठा के दान दिए गए। तो ये इंसाफ जो है दोहरा है। हम इसके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आइंदा ऐसी रहा तो आइंदा भी प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ खड़े हो। फिर इसके बाद में अवैध अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको बुलाया और आपने बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स किया, मैं स्वागत भी करता हूँ और आपका आभारी हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको हेल्प की है। जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने विस्तार में सारी बातें बता दी, कुछ और इजाफे की गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जैसा कि जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन, और अगर उसका कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कोई एलिगेशन आते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो एलिगेशन हम पर भी है और इसकी वजह से हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि अगर वो बात गलत है तो गलत को गलत कहिएगा और अगर सही है तो सही का पाठिंबा किया जाए, उसको उसके पीछे पुष्ट बनाए। इसीलिए हम आज आपको जहमत दे रहे हैं कि हमारी नज़र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस पर के यूएपीए लगाया जाए और जिसके साथ ऐसे जुल्म और ज्यादती की जाए। हमारा मानना है कि उसका हर मेंबर बहुत रेस्पेक्टेड है सोसाइटी के लिए और बहुत ऐसा है कि जिससे हम लाभ ले सकते हैं, जिससे हम राष्ट्रीय का निर्माण कर सकते हैं। उनको अगर आप इंटरनेशनल और देशद्रोह कह करके अगर आप धड़कशाही करेंगे और जेलों में घुस देंगे तो ठीक है, इंडिविजुअल को तो आप दबा सकते हैं मगर वो विचारधारा को नहीं दबा सकते जिसको वो मानता है। आप विचारधारा नहीं बदल सकते। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करके अगर उसको पाबंदी जैसे सीमी को पाबंदी को पाबंद कर दिया गया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, अगर पीएफआई को अगर वो बैन करना चाहती है तो मैं वाज़ेह तौर पर गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विचारधारा खत्म नहीं की जा सकती।
अगर मैं पीएफआई को बिलोंग करता हूँ, अगर आज आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया तो मैं कोई और रास्ता इख्तियार कर लूँगा, मगर मेरे विचारों को, मेरे विचारधारा को, मेरे नजरियात को, मेरी सोच को बदला नहीं जा सकता। ये हुकूमत इंतहाई घटिया किस्म से काम कर रही है। जब से ये रिजीम चेंज हुआ है 2014 के बाद से, हम ऐसा मानते हैं कि एससी, ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। बिला वजह के ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं जिनका राष्ट्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जो जिसके लिए राष्ट्र को और धोखा होगा और खतरे में आएगा हमारा राष्ट्र और नुकसान होगा। हम मुसलसल बैकफुट पर जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम हेल्थ के सेक्टर में किधर है, बेरोजगारी और महंगाई का क्या हाल है। और उन इश्यूज पर हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इस किस्म की पीएफआई पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, पीएफआई के लोगों को तड़प देते हैं। 106 का फिगर कोई छोटा फिगर नहीं होता है। जैसा कि ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हमको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। संविधान की अगर हम धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पर से गए तो हमारा स्पष्ट मानना यह है कि हमने डॉक्यूमेंट साइन किया, हमने आपस में एक दूसरे से मुआहदा किया और हमने संविधान को माना कि हम इस संविधान के साथ चलेंगे, इस संविधान को मानेंगे। और अगर इसी संविधान को अगर हुकूमत के लेवल पर अगर नहीं माना जाता है तो ये मुल्क का भविष्य क्या होगा, ये हम सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरी तो आप सबसे अपील है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। आप समाज में हैं, इसीलिए आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। अगर आपको महसूस होता है कि पीएफआई पर अगर जुल्म हो रहा है तो पूरी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, पूरे पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो भी एकजुट हो और वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप कुछ अच्छे तरीके से जानते हैं जो पत्रकार हैं, तो पत्रकार भी कुछ मुसीबतों में घिरे हुए नहीं, ऐसा नहीं। पत्रकारिता को थ्रेट पर पड़ी हुई है। चैनल्स का क्या हाल है आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो हमारी अपील ये है कि आप लोग भी हमारा साथ दें और इस माध्यम से आप हमारी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएं और ये जो केसेस हुए इसको फौरन खत्म करें और ये एक नॉर्मल सी पीरियड करें। देखिए आज केरल में क्या हाल हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है वो हाल, ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर सोचते नहीं। आपने हुकुम जारी कर दिया, लोगों को दड़प दिया, आपके हाथ में अख्तियार है, आपने इस्तेमाल कर दिया। मगर क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या ये एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या इससे हालात खराब नहीं होंगे? क्या लोगों पे जिन पर जुल्म हो रहा है वो बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे, ठंडे पेटों से बर्दाश्त कर लेंगे, उनके बस में जो कुछ है वो करेंगे। हम भी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी यहाँ पर आपका आह्वान करती है कि अगर हालात नॉर्मल नहीं होंगे तो हम अभी तो बहुत पोलाइटली आपसे बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम हुकूमत तक के बाद मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन अगर हालात नहीं रुकेंगे तो हम भी रोड पर उतरेंगे और जो कुछ कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ करने के लिए थैंक यू। मीडिया में जो है तो सिर्फ पीएफआई चल रहा है। हालांकि 2 दिन पहले जो है 22 बैंक का सबसे बड़ा घोटाला ओपन हुआ है। 22,842 करोड़ का घोटाला है। 2 दिन पहले हुआ। सिर्फ मैंने जो तो हिंदू द हिंदू पेपर और इकोनॉमिक टाइम्स में आया, बाकी किसी मीडिया में नहीं है। हालांकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक का घोटाला 2 दिन पहले हुआ तो कहीं ओपन नहीं हो रहा। उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी है। एसबीआई बैंक का जो डायरेक्टर है ऋषि अग्रवाल, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार भी कर दिया। लेकिन ये न्यूज़ जो है तो कहीं पर मुझे नजर नहीं आया। चलो ठीक है। मेरे 2 सवाल आहे आपसे। पहिला प्रक्रिया असते, कोणालाही गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेवर सामोरं जावं लागतं। त्यानंतर न्यायालय ठरवतं ते तो दोषी आहे किंवा नाही आहे। तर तुम्ही आता तुमच्या निवेदनात थेट म्हणताय त्याला सोडून द्या, ते बेकसूर आहेत, म्हणजे तुम्हीच ठरवून घेतलेलं आहे। आणि दुसरा प्रश्न असा आहे
की तुम्ही असं सांगितलेलं की सिमी संघटना हे 21 वर्ष झालेलं आहे आणि जाकीर नाईक यांच्यावरची जी कारवाई आहे PFIची जी कारवाई आहे ती अनलॉफुल आहे. म्हणजे तुम्ही सिमी, जाकीर नाईक आणि PFI तिघांचं समर्थन करता का? हे 2 प्रश्न आहेत माझे तुमच्या तुम्हाला. हम लोग तमाम लोगों का समर्थन करते हैं जो अभी तक कोर्ट से मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए हैं. न जाकिर नाइक को कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, न सिमी को कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि मुजरिम है. ये क्रिमिनल नहीं है. अभी जब तक वो क्रिमिनल डिक्लेयर करके सजा नहीं देते हैं तब तक हम उनको बेगुनाह समझते हैं. हर किसी को जिसको जो है पुलिस उठाने लायक. तुम्ही या सर्वांच्या समर्थनात राहणार. मी काय सांगतो तुम्हाला, कोर्ट ज्यांना क्रिमिनल डिक्लेअर करते ते क्रिमिनल आहे. फायनल सुप्रीम कोर्ट कोणाला डिक्लेअर करेल की हे क्रिमिनल आहे, आम्ही समजेल ते क्रिमिनल, अदरवाइज ते क्रिमिनल नाही. मुझे आने के लिए अभी 1 घंटा नहीं मैंने आपके मुझे जो फोन आया था ना सर, मैंने उनको बोल दिया था पहले भी 5 से 6 बजे 5 के आसपास. लेकिन हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग भी कर रहे हैं. आजकल में हम लोग काउंसिलर से या सिटी से जैसे भी हमारा मसला होगा हम उनसे भी निवेदन देंगे, गवर्नमेंट को भी देंगे. हम कर रहे हैं, वो भी करेंगे. गवर्नमेंट से तो हम करते रहते हैं, हमेशा हमारा व्यवहार हमेशा चलते रहता है. हमने छोटी छोटी बातों को भी उठाया है हमेशा, और गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन करना हमारा पहला कर्तव्य होता है, वो कर रहे हैं, करेंगे. अगर हमने सबसे पहले ये सोचा कि प्रेस को अवगत किया जाए और प्रेस को बताया जाए कि क्या चल रहा है, ताकि प्रेस की आंखें खुली रहे. जांच का कहना है कि हमारा विश्वास कोर्ट पे है और ATS और ये जो तपास चल रहा है उनके पास कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कोर्ट में वो पूरा सामने आ जाएगा ना. इसमें अभी तुरंत एक्शन लेना, क्या तुरंत आपकी कुछ प्रतिक्रिया आना तो सही बात नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, वकील साहब हमारे बीच बैठे हैं. जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है हमारे पास वो ऐसा होता है कि पहले FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है. कुछ ठोस मवाद एजेंसीज के हाथ में अगर रहता है तो वो प्रोसिक्यूशन जाता है और उसके बाद अरेस्ट करना जरूरी है. रिलेवेंट सेक्शन तक तो वो करते हैं. यहाँ पर हमारी जानकारी ये है कि कल जो अपीयर हुए कोर्ट में एडवोकेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके हाथ में कोई अब तक पुरावा नहीं. वो सिर्फ शक की बुनियाद पे कि ऐसा कोई शक है, इस शक की बुनियाद पे आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते. आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए. ये हमको लॉ पर सिखाता है. और अगर हम लीगल एजेंसीज है जो लॉ को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसीज है, अगर ऐसी लॉ का दुरुपयोग करेंगे तो कैसे देश चलेगा? आपको लग रहा है कि लोकशाही खत्म कर रहे हैं ये लोग? लोकशाही खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है ये हमको नहीं बता सकते, मगर ये तो है कि संविधान खत्म हो रहा है. संविधान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान की धज्जियां आपको गवर्नमेंट लेवल पर उड़ाई जा रही है. सलीम साहब कुछ बोलना चाहते पहले. आमतौर पर ये होता है कि ठीक है, जितने भी संस्था है, संगठन है, अच्छा काम करे या बताए, पर ऐसे भी हो सकता है कि भाई उस संगठन में कुछ काम करने वाले लोग किसी गलत लोगों के हाथ पड़ के गलत रास्ते पे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. देखिए, पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते. कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है इससे तो कोई वो नहीं कर सकता. मगर मेरा बुनियादी सवाल ये, जैसे मैं अभी बताया, कि आपके पास पुरावा होना चाहिए ना. आप एक्शन ले रहे हैं, आप मुझे चोर बोल रहे हैं, तो आप मुझे साबित करेंगे ना चोर है बोल के. आप पहले से आपके पास कुछ तो पुरावा चाहिए कि मैं चुराया है, मैंने कभी चोरी की है, कभी मेरा पास दिखा है, पढ़ाई कैसा रहा है. या आप उसको तड़प देंगे किसी को तो उठाएंगे सड़क से और बोलेंगे ये चोर है, नहीं चलेगा ना. गिरफ्तारी करके अगर उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके बाद जो है ना, मैं बोल रहा हूँ कि गिरफ्तारी का आधार क्या है? गिरफ्तारी का आधार कोई सबूत है या सिर्फ शक है? क्या होना चाहिए? आधार तो होना चाहिए ना. पकड़ने वाले के पास कुछ तो आधार हो, कुछ तो पुरावा हो. कंप्लेंट किसकी है, कौन कंप्लेंट किया है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहे तो क्या आपने बैंक अकाउंट देखा है,
थोड़े दिन पहले ईडी का रेड हुआ था उनके ऑफिस में, उसके क्या फाइंडिंग से वो पब्लिक क्यों नहीं करते, वो मीडिया को क्यों नहीं बताया जाता कि क्या हुआ। उनका बोलना है कि उन्होंने फंडिंग जमा की है और उसके लिए उनके बैंक अकाउंट, इसके अलावा उनके बाहर का कनेक्शन है कि उसके बारे में जानकारी नहीं देते, आप उनके अंदर उन्होंने बताया। भैया तो आप बताइए ना, आप बताइए कि ईडी की आपने रेड करवाई ऑफिस पर, क्या मिला उसमें, आप बताइए, प्रेस को बताइए, पब्लिक को बताइए कि हमको ये मिला है, ये शक है, ये बुनियाद है, इसकी बुनियाद पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं, कोर्ट में आके बोल रहे कि हमको शक है। अच्छा सर, ये हमको नहीं बताते, प्रेस को नहीं बताते, कोर्ट को तो बताइए, कोर्ट में बोल रहे कि हमको शक है। तो क्या शक की बुनियाद पे आके एक नॉर्मल सिटीजन को, एक रेस्पेक्टेड सिटीजन को, एक समाज का जो अच्छा सिटीजन है, उसको आप क्रिमिनल ट्रैक पे डाल देंगे, उसको क्रिमिनल होने पर मजबूर कर देंगे आप? ये तो नहीं खिलवाड़ हो सकता। एजेंसीज के पास सिवाय इसके के ऊपर का ऑर्डर है और क्या है, कोई जवाब है इसका? इसने भी जो किया है उनके पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं कि ऊपर का ऑर्डर है। ये ऊपर का ऑर्डर किसका है भाई, कौन लोग है ये ऊपर, ये है ऐसा बात। नहीं सर, ये जो तपास संगठन है NIA या ATS, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया होगा और उसके जरिए ये कार्रवाई की होगी, ऐसा हमें लगता है, तो सबको लगता है। तो वो जो है वो सेंसिटिव मामला है, इसलिए वो सामने नहीं लाते, ऐसा ही उनका कहना है। क्योंकि हम ये भी बाइट ये पर्दे के पीछे तो सारा खेल खेला जा रहा है साहब, यही तो बता कर कि नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, सारा खेल तो यही खेला जा रहा है। मैं NIA की वर्किंग जो सिस्टम है, आप लोग सब जानते हैं क्या वर्किंग है। अगर उनको कोई बात मालूम होती है तो वो समन दे के बुलाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अगर वो FIR काट के अपने पोर्टल पे डालते हैं, समन दे के बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको लगता है कि ये आदमी ऐसा है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, फिर अरेस्ट करते हैं। ये सिस्टम है, ये NIA का भी सिस्टम है। अरेस्ट से पहले वो पोर्टल पे डालते हैं, अपनी FIR डालते हैं, उनका जो कुछ कहना है वो डालते हैं, समन दे के बुलाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं। पहले अरेस्ट कैसे हो जाती है भाई? आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि अभी PFA आज जो कार्रवाई हो रही वो एक्शन लिए है, तो ऐसा डर लगता है आपको कि ऐसा जैसा आपकी मुस्लिम देखिए, जो नुमाइंदा 4 लोग यहाँ से उठाए गए हैं उनके बारे में हम शहर के लोग हैं, हम ये जमानत देते हैं कि वो बेकसूर हैं। हम अपने शहर की बात करते हैं। सर मेरा सवाल ये है, ये देखिए, हम जिन लोगों को जानते हैं उनके बारे में बात करें। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारी संगठन के साथ काम करते हैं, ये कुल जमाती जो हमारा विभाग है उसके साथ काम करते हैं, इनकी हम जमानत देते हैं कि बेकसूर है। आपके हिसाब से जो भी कार्रवाई हुई इसके ऊपर मतलब कोई भी लीगली तरीके से काम नहीं हुआ, ये सिर्फ मनमानी हुआ, ये सिर्फ धड़कशाही है, ऊपर से एक ऑर्डर आ गया और इम्प्लीमेंट हो गया फ्लाइट लीक पूरा। आगे आपकी अब क्या भूमिका रहेगी नुमाइंदा? अगर ये सिस्टमेटिकली अगर प्रॉपर डील नहीं हुआ है और धड़कशाही ऐसी चलती रही तो हम रोड पर आएंगे और अपनी कम्युनिटी को भी लाएंगे, और इंसाफ पसंद जितने लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के बाहर है सबको लाएंगे रोड पर और करेंगे, देखो ये भारत में क्या हो रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो अपने सिटीजन पे धड़कशाही कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अम्बेडकर ने भी इसके खिलाफ बात की, गलत बताए कार्रवाई को, आप क्या कहेंगे इसके लिए? अभी उन्होंने वही डिमांड की ना, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये डिमांड किया है कि आपके पास कुछ पुरावे तो पब्लिकली लाइए ना, आप छुपाते क्यों हैं? ये एक नेशन का मसला है, ये छुपाकर जो है आप कुछ भी करेंगे क्या? आपके पास जो कुछ पुरावे आप सामने लाइए, हम भी आपके साथ हैं। एक 2 सवाल है मेरे कि यहाँ पर जो इनकाउंटर हुआ था पिछली बार हिमायत बाग में, मुझे याद नहीं है कि आप ये थे या दूसरा कोई था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनको भी बेकसूर कहा गया था, यही हॉल में 2012 में। आगे सामने आया गया कि वो बेकसूर नहीं थे, कसूरवार थे, उन्होंने बंदूकें थे, सब थे, और उन्होंने इस औरंगाबाद में किस वजह से आए थे। आप आज ये कह रहे हैं कि ये भी बेकसूर है और इनके पास कोई भी गुनाह नहीं है।
पीएफआई के इतने ही 4 लोग औरंगाबाद में कार्यकर्ता है जो उठाए गए हैं, उससे ज्यादा है। 4 ही लोगों को क्यों उठा रही है? तो पूरा पीएफआई को उठाती थी सरकार, अगर किसी को ऊपर की ऑर्डर है तो। यहाँ का जो अभी का जिलाध्यक्ष है उनको भी नहीं उठाया, उनको भी नहीं बुलाया किसी को, तो 4 ही लोगों को क्यों उठाया? देखिए, सवाल पूछ रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिमायत बाग का एनकाउंटर था, जब तक कोर्ट ने उनको डिक्लेयर नहीं किया, उनको बेगुनाह समझता है। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हमने कुछ किया फिर उसके बाद। लेकिन आपने कॉन्फ्रेंस लिया था ना यहाँ पे किसी मैं ये कोई कह रहा संगठन हूँ, ने। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आज इनको बेगुनाह समझ रहे हैं। ये पर्सनली हम इनको जानते हैं। वो हिमायत बाग के एनकाउंटर में उनको हम जानते नहीं, तो कहाँ से आए थे और क्या ड्रामाबाजी हुई थी वहाँ पर, उन्हें हम नहीं जानते थे। जिनको हम जानते हैं, पिछली दफा जो है आईसीस के मामले में अरेस्ट हुई थी, हमने जो है एटीएस चीफ से जाके मुलाकात की थी हम लोगों ने, और उनसे साफ बात की थी कि ये शहर का जो एक लड़का है, हमने 8 लोगों के बारे में बात नहीं, एक लड़का जो शहर का है उसको हम पर्सनली जानते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो जिनको हम जानते हैं उनके बारे में जमानत लेंगे ना। पीएफआई के तो यहाँ पर 101 कार्यकर्ता हो गए ना, उसमें से 4 ही लोगों को क्यों ये उठाया? होंगे क्या कैसे बोलते हैं आप? आपको मालूम होंगे है? तो होंगे ना, यहाँ आपको पर 4 ही मालूम है लोग क्या? छोड़ा है। आपको मालूम है क्या? नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस को भी क्या मालूम है कितने कार्यकर्ता है, उधर इधर को आसर पुलिस को भी शायद मालूम नहीं है कितने कार्यकर्ता है। अच्छा, ऐसा ये क्यों चल रहा होगा? क्योंकि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है या और कुछ इरादा है ये सब करने के पीछे? देखिए, अभी बात है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी, और ये सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि ये जो एक आइडियोलॉजी है जो हुकूमत के सर पे सवार है, ये आइडियोलॉजी असल जिम्मेदार है। ये आइडियोलॉजी अब तक रहेगी, ये सारे मामला ऐसे होते रहेंगे। सीधी सीधी बात हम ये कह रहे हैं। एक तरफ जो है भागवत साहब मदरसा जाके विजिट करते हैं, मस्जिद जाते हैं, और उनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी करती है, मदरसे का सर्वे करवाया जाए, तब निकाला जाए। तो आप एक तरफ जो है बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा अमल करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो मेन आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी सब कुछ करवा रही है, और जब तक ये जहनों से ये खराबी दूर नहीं होगी, कैसे हम लोग शांति पैदा होगी? आप अंदाजा कीजिए। अब नमाज हमारी क्राइम हो गई है, नमाज पढ़ना, ये सदियों से नमाज पढ़ते आए मुसलमान यहाँ पर, इतने सदियों से रहे, 1500 साल से यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ता है। आज वो क्राइम हो गया है, गुरुग्राम के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, लूलो मॉल के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितनी मस्जिदें दड़प दी है वहाँ नमाज आप नहीं पढ़ सकते। तो क्या है फिर ये? इससे बात समझ में आ रही है ना हमारी, या हमारा जो सोचना है या हमारा जो शक है उसकी कुछ बुनियाद और आधार है। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एक सवाल है, कल एटीएस में ऑफिसर ने ऑफिशियली जज के सामने पेश किया है कि 24 नवंबर 2021 को पीएफआई के हुए चिकलठाना में मीटिंग में देश के खिलाफ स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक, और दूसरा इसके इनके हाउस चेकिंग में जिहाद के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। क्या आप इसका भी समर्थन करते हो? देखिए, जिहाद जो वर्ड है ना, जिहाद पूरे कुरान मजीद में है, पूरा कुरान में है। जिहाद का क्या मतलब आप समझते हैं? जिहादी डॉक्यूमेंट मिलने का क्या मतलब है? कुरान मिल गया तो जिहादी डॉक्यूमेंट मिल गया। उसमें देश के खिलाफ ये तो जब जो जितने भी अब तक जो दड़पशाही में अरेस्ट नहीं हुए हैं, सबके पीछे यही है उनका कहना कि है जहादी लिटरेचर मिला है, उर्दू में लिटरेचर मिला है, उसके पीछे ये सब मिला है। ये हर एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने लोकेशन और डेट के साथ दिए हैं, आदर किए कि 24 नवंबर 2021 को फिर चिकलठाना। आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई? 1 साल के बाद आप बता रहे हैं, उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया? इस वक्त ये इवेंट हो रहा था तो क्या यंत्रणा कर रही थी? कहाँ थी एटीएस और कहाँ थी खुफिया यंत्रणा, कहाँ थी? नहीं, ये सब जो है आफ्टर थॉट्स है, ये सब आफ्टर थॉट्स है। ये जो है अगर आपको लग रहा था उस वक्त कि इन्होंने गलत किया है, अरेस्ट करना चाहिए था उनको, क्यों नहीं अरेस्ट किया? यहाँ तो फिर गड़बड़ आपकी लगती है। आपने उस वक्त अरेस्ट नहीं किया, उस वक्त तो रंगे हाथ तो अरेस्ट कर सकते थे। आपने 1 साल के बाद बताया कि ये ऐसा ऐसा है, तो ये तो आफ्टर थॉट्स है। ये मॉडिफाइड जो है ये इंटेंशन के साथ हो रहा है।
अपना एक सवाल है, अभी मैं वो जवाब दे ही दिया पहले क्वेश्चन का कि अभी जैसा PFI के ऊपर एक्शन हो रही है देश भर में, उसी तरह मुस्लिम नुमाइंदा रहे और दूसरे संगठन जो है मुस्लिम, उनके ऊपर कार्रवाई होगी ऐसा डर लगा है? ऐसे मामले में अटका दिया जाएगा ऐसा डर लगा है? अगर ये कह रहे हैं कि डर लग रहा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती। आज बेवकूफ हो गया, हम कह रहे हैं ये बात, इतनी जोर से कह रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी इतनी जोर से बात कहेंगे। कोई खौफ नहीं है, खौफ रहता तो घरों में बैठे नहीं, आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ संगठनों की बात कर। हाँ, पूरे देश भर के मुस्लिम संगठनों पे ऊपर ऐसे एक्शन देखिए असल में सारे संगठनों का हमने बता लोकशाही ठेव ना पटकन सबने आखिरी में घूम रखता अभी उन्होंने ANI की स्टाइल ले ली। संतोष लाइट फिरो व्हाइट शर्ट वाले पटकन फिरो ये बड़े क्या तेरा कर रहे सर हैं? आ रहा ना, बड़े सर आ रहा तेरा, बड़ा सर आ रहा। अरे चल अशोक रोल साइलेंट हो जाओ। ये साइलेंट नहीं ठीक है, जरूरत नहीं इसकी। अरे नहीं PFI और उसके मेंबर्स के खिलाफ क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किया है NIA और स्टेट पुलिस के थ्रू, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं UAPA वगैरह का और 120B का, ये इनके ऊपर लागू नहीं होता है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है, इस लॉ को मिसयूज करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं है। अगर कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट करके आप सजा दे सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट है ऐसा हमारा मानना नहीं है। और इसको मिसयूज करके UAPA को उनके ऊपर लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जाए। कुछ लोगों के साथ एक कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। विपुल शर्मा के मामले में हम समझते हैं कि FIR करने के बावजूद अरेस्टिंग नहीं हुई, और यहाँ कोई FIR नहीं है, उससे पहले अरेस्टिंग हुआ। यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुरावे नहीं है। अब जब अदालत में आएगा लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह का धर्मशाही रही तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है, शायद हम इंटरनेशनल लेवल से नीचे आ रहे हैं, अपने स्तर को गिरा रहे हैं। तो वो अपने ही सिटीजन को गलत नहीं करके पूरे एक शॉट के अंदर जेलों में डाल दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बताए जा सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्त कर रही है उससे बाहर आए, और अगर यही चलता रहा तो हमको अपने दायरे में रहते हुए रोड पर उतरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी। थैंक यू सर।